हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नाबार्ड से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि 10 क्वेश्चन आपको इस सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे डिसीजन मेकिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं। डिसीजन मेकिंग क्या है। सबसे पहला, डिसीजन मेकिंग क्या है। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, जो भी हमारे पास अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें से हम सबसे बेस्ट कौन सा चूज करते हैं, ये होता है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जो भी हमारे पास है अवेलेबल उसमें से हम जो सबसे बेस्ट जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है उसको चूज करना ही डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है, चूजिंग द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमंग अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और हैंडल अ सिचुएशन लॉजिकली, एथिकली, प्रैक्टिकली, जो सब तरीके से बेस्ट हो हम उसको चूज करें टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, उसे बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग क्या है इन सिंपल वर्ड्स। डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जब हम सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करते हैं उसे ही बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, बाय एनालाइजिंग सिचुएशन, कॉन्सिक्वेंसेज एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, उसके बाद में एग्जाम लैंग्वेज में अगर हम देखें तो डिसीजन मेकिंग क्या है। डिसीजन मेकिंग रेफर करता है एबिलिटी को, हमारी एबिलिटी कि हम रैशनली, एथिकली और रिस्पॉन्सिबली किस तरीके से डिसीजन लेते हैं बाय इवेल्युएटिंग। जो भी हमारे पास ऑप्शन है उनको इवेल्युएट करके हम सबसे बेस्ट ऑप्शन जो सिलेक्ट करते हैं वो होता है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि जो हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है, जो हमारे ना कि बेस्ट ऑप्शन को चूज करना, तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन को चूज करने के लिए उसका प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम क्या है। डिसीजन हम तभी लेंगे ना जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगी, हमारे पास दो पाथ होंगे या हमें कोई कंफ्यूजन होगी, तब हम उनमें से एक को चूज करेंगे जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा, उसको चूज करेंगे, तो उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। अब उस डिसीजन को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, उसके बाद में हमें डायग्नोस करना पड़ेगा। जैसे कि डॉक्टर भी अगर कोई बीमारी होती है उसको डायग्नोस करते हैं ना, तो डायग्नोस में क्या होता है कि उसका जो रीज़न है, ठीक है, और जो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें क्या है डायग्नोस के अंदर आती हैं। जो भी उससे रिलेटेड फैक्ट है या वो चीज़ क्यों हुई, क्या प्रॉब्लम और कैसे हुई, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या है डायग्नोस द प्रॉब्लम, उसको हम डायग्नोस करेंगे। उसके बाद में कि हम ऑल्टरनेटिव्स जनरेट करेंगे, मतलब कि उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है, हम वो देखेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे इवैल्यूएशन, मतलब कि जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, कि उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो यही है कि सबसे बेस्ट को सिलेक्ट करना। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कि जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर हमारा क्या होगा डिसीजन हो गया, और फिर उस डिसीजन को क्या करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे एंड फॉलो। तो ये होता है प्रोसेस। आगे हम देखते हैं आगे क्या है डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस। जो हमने अभी देखा वही सेम चीज़ है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, जो रियल इशू है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, सेपरेट सिम्टम्स और कॉज को सेपरेट करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें एग्जैक्टली क्या सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद में इंफॉर्मेशन गैदर करना या फिर डायग्नोस करना, जैसे बीमारी को डायग्नोस करते हैं, कोई डिजीज को डायग्नोस करते हैं, उसी तरीके से हम क्या करेंगे जो हमारी प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करेंगे, उसके फैक्ट और डेटा को देखेंगे, उसका रीज़न देखेंगे कि ये क्यों हुआ। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो भी रूल्स एंड लॉज लगते हैं, ठीक है, उसके उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम ऑल्टरनेट जनरेट करेंगे। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास कंप्लीट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। ठीक है, उसके बेस पर हम देखेंगे ना कि रीज़न क्या हुआ, ठीक है, उस प्रॉब्लम को आकर क्यों करा वो। ठीक है,
आगे है हमारा कि जनरेटिव ऑल्टरनेटिव्स, कि हम ऑल्टरनेटिव्स को जनरेट करेंगे। सबसे पहले हम जो भी जितने हमारे पास ऑप्शंस हैं उन सबको लिस्ट कर लेंगे। हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अवॉइड और इमोशनल जो चॉइसेस हैं उनको अवॉइड करेंगे, जो एक्सट्रीम और इमोशनल चॉइसेस हैं उनको अवॉइड करना है, और इंक्लूड करेंगे किसको, इनोवेटिव एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को हम इंक्लूड करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबल वेज है, हम क्या क्या कर सकते हैं उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। आगे हम देखते हैं कि जो भी चीज़ें हैं कि इवेल्युएशन ऑफ ऑप्शन, कि जो हमने अब ऑप्शन सेलेक्ट करा है उसको हम इवेल्युएट करेंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब वही कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इसके डीमेरिट्स हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, है ना। उसके बाद में एथिकली इम्पैक्ट वो किस तरीके के है, मतलब कि कोई काम एथिकली भी ठीक है कि नहीं है, कोई काम ऑनेस्टी से रिलेटेड ऑनेस्ट है कि नहीं है, ठीक है। ट्रूथफुलनेस उसमें कुछ है कि नहीं है, पता चले वो एकदम धोखाधड़ी वाला काम हो, तो ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। हमें क्या एथिकली उसका इम्पैक्ट भी चेक करना है और उसकी लीगल वैलिडिटी भी देखनी है कि वो लीगली काम ठीक है कि नहीं है, और उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने हैं। और इवेल्युएशन में हम क्या चेक करते हैं कि विच ऑप्शन, की कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसे कम हार्म देता है और मैक्सिमम गुड देता है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, फाइनल चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन, की जो हमारा सबसे कम हार्म देता है और बहुत ज़्यादा अच्छा है उसको हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सिलेक्ट करते हैं बेस्ट बैलेंस्ड ऑप्शन को, जो कि ताकि फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। तो विच ऑप्शन इज मोस्ट रैशनल, एथिकल एंड प्रैक्टिकल, जो भी रैशनल है, रैशनल का मतलब क्या होता है, जो फैक्चुअल बेस्ड होता है, ठीक है। और एथिकल का मतलब क्या होता है, एथिकल मतलब मॉरली अच्छा हो, ठीक है। प्रैक्टिकल मतलब जिसको हम कर भी सकते हो, जो एक्शन हम ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसा जो बेस्ट बैलेंस्ड ऑप्शन होगा उसको हम चूज करेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हो जाता है हमारे डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस। आई होप इट इज क्लियर नाउ। आगे हम देखते हैं, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये इतने कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है कि हम डिसीजन मेकिंग को मतलब हम डिसीजन मेकिंग को पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। अभी आप जब नाबार्ड में या किसी भी जो भी आरबीआई जो भी बैंकिंग में भी अगर आता है, ठीक है, अगर वहाँ पर डिसीजन लेना होता है तो वो हम डिसीजन किस बेस पे लेंगे, वो डिसीजन मेकिंग मतलब जो इवेल्युएट करना, जो एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है उसके क्या क्या मेरिट्स होते हैं, ठीक है। तो वो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो हमें किस चीज़ में हेल्प करता है। तो डिसीजन मेकिंग जो होता है वो क्या है, प्रोसेस है। तो वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में एंड प्रोफेशनल लाइफ में। और ये क्या करता है कि हम अपने बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट कर सकें, क्योंकि जब हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जब हम उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके बाद में उसको हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको हम डायग्नोस कर रहे हैं, ठीक है। उसके हम ऑप्शंस जो हैं वो सारे जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद में ऑप्शंस को इवेलुएट कर रहे हैं, उसके बाद में हम कोई बेस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आता है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि भाई इफेक्टिवली सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि अगर हमें गोल को अपन जो भी हमारा गोल है उसको अचीव करना है तो हमें डिसीजन मेकिंग क्या है, बहुत ही वाइजली लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं कुछ भी ले लिया, जब मन करा जो डिसीजन ले लिया, नहीं, एक प्रोसेस को फॉलो करके लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हेल्प्स इन सिलेक्टिंग एक्शंस अलाइंड विद ऑब्जेक्टिव्स, तो मतलब अच्छे एक्शंस हम ले सकें, ठीक है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स हो सके, गाइड्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, की जो प्लानिंग है इम्प्लीमेंटेशन है उसको गाइड करता है कौन, डिसीजन मेकिंग जो है, ठीक है। और क्या है, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कि प्रॉब्लम जो है उसको हम इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम इसमें डायग्नोस करते हैं तो हमें पता है कि रूट कॉज क्या है, जब हम उसको ठीक करते हैं उसके बाद में ऑल्टरनेटिव जनरेट करते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, चूज करते हैं सूटेबल सॉल्यूशंस, ठीक है। रिड्यूस करता है, इससे क्या होता है कि अनसर्टेनिटी और जो कन्फ्यूजन है वो रिड्यूस होती है, कम होती है। उसके बाद में एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का जो यूज है वो एफिशिएंटली होता है और जो रिस्क है वो भी कम होता है,
ठीक है। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होता है टाइम, मनी एंड मैन पावर का, और उसके बाद में क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस को प्रमोट करता है, और मैनेजमेंट और रिस्क को क्या है कम करता है। आगे है इंश्योर एथिकल एंड फेयर गवर्नेंस। ये क्या करता है, एथिकली और फेयर गवर्नेंस को प्रमोट करता है। मतलब कि अभी हमने देखा ना कि हम ऐसा डिसीजन लेते हैं जो कि एथिकली भी ठीक हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि जब इतने सारे सोच विचार करने के बाद में कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, उसको अकाउंटेबिलिटी भी वहाँ पर होगी, ठीक है। उसके बाद में है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है ये, और सपोर्ट करता है रूरल एंड सोशल डेवलपमेंट को, जैसे कि नाबार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एड्रेसेस, नाबार्ड क्या करता है, फार्मर के जो डिस्ट्रेस है, जो फार्मर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या है इफेक्टिवली एड्रेस कर पाता है, ठीक है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करता है, स्ट्रेंथन करता है एसएचजीज और फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, और कोऑपरेटिव्स को, इनको स्ट्रेंथन करता है। तो डिसीजन मेकिंग का ये ऑब्जेक्टिव है। आगे हम देखेंगे टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के क्या क्या टाइप्स हैं, हम किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो सबसे पहले है प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग। प्रोग्राम्ड क्या होता है, जो कि हमारे रूटीन और रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स होती है ना, उनके लिए जो हम डिसीजंस लेते हैं। देखो, जो हमारे पास जो रूटीन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, जो रूटीन में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि लोन सैंक्शन करना है, और या फिर और कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करना है, ठीक है। तो जो रोजमर्रा का काम हो रहा है वो तो हम किसी रूल को फॉलो करते हुए कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, लेस जजमेंट होता है। ये क्या होता है, लेस जजमेंट होता है, क्योंकि हमें इसके लिए हमें ज़्यादा जजमेंटल नहीं बनना पड़ता है, क्योंकि जो रूल प्री एग्जिस्टिंग है उसी के बेस पे तो ये रूटीन में काम हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या जजमेंट, लेस जजमेंट है, ये हमें ज़्यादा जजमेंटल नहीं बनना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये रूल्स एंड पॉलिसीज जो प्री एग्जिस्टिंग है उन्हीं को फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे कि लोन सैंक्शन, लोन देना है तो हम किसी गाइडलाइन पर ही तो देंगे, हम उसके लिए अलग से कोई जजमेंटल अपना पास नहीं करेंगे, जजमेंट कोई पास नहीं करेंगे, ठीक है। और जैसे कि रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स, नॉन प्रोग्राम्ड कौन है, जो कि न्यू है, जो रूटीन में जो रोज रोज नहीं होते, जो कि न्यू है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आ गई हैं, तो उसके लिए क्या हम जो प्री एग्जिस्टिंग रूल्स हैं वही अप्लाई करेंगे, नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें वहाँ पर जजमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पर हमें एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। जैसे कि फार्मर का डिस्ट्रेस है, उसको हैंडल करना, ठीक है। और सडन अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया तो हम क्या अपने रूल्स एंड रेगुलेशन का पिटारा खोल लेंगे, नहीं ना, हम न्यू कोई अप्रोच लगाएंगे ना कि हम क्या कर सकते हैं। और वो न्यू अप्रोच कैसे आती है, वो न्यू अप्रोच आती है एक्सपीरियंस से, जजमेंट, क्रिएटिव थिंकिंग से, ठीक है। उसके बाद में है हमारा स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक डिसीजन में क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, जो कि अब जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं मतलब कि वो लंबे टाइम तक वही डिसीजन फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ स्कीम लॉन्च करनी है या फिर कुछ और कोई सर्विस को एक्सपैंड करना है, तो ये कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल के लोग हैं ना वही लोग करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म डिसीजन है। और इस पे क्या होता है, अफेक्ट ओवरऑल गोल्स एंड पॉलिसीज, ये सारी जो गोल और पॉलिसीज हैं उनको अफेक्ट करता है। दूसरा है टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग, जो कि मिड टर्म डिसीजन होता है, और ये क्या है, मिडल लेवल मैनेजमेंट इनको ले सकता है, जो कि इस किस में हेल्प करते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन में हेल्प करते हैं। जैसे कि एलोकेशन ऑफ फंड्स को एलोकेट करना, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना है एसएचजीज में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में। नेक्स्ट है ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग, जो कि शॉर्ट टर्म होते हैं, डे टू डे डिसीजन होते हैं, ठीक है। इन्हें भी कौन लेता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट लेता है, जो कि रूटीन ऑपरेशन से कंसर्न होते हैं। और ये भी क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, जैसे कि डेली लोन हो गया और फील्ड लेवल सुपरवाइजेशन हो गया, ठीक है। और आगे है हमारे इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, जो कि एक सिंगल पर्सन लेता है, जो कि फास्टर होता है बट लिमिटेड पर्सपेक्टिव होता है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ग्रुप डिसीजन जो कि ग्रुप और कमेटी लेती है, जो कि मोर डाइवर्स होता है और बैलेंस्ड होता है। और आगे हमारा कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि ग्रुप और कमेटी की मीटिंग बिठाना, उसके बाद में कोई डिसीजन लेना। आगे है हमारा रैशनल डिसीजन मेकिंग, जो रैशनल का मतलब क्या होता है, लॉजिक एंड फैक्ट्स, जो चीज़ें, जो डिसीजन मेकिंग लॉजिक एंड फैक्ट्स के बेस पर हो उसे हम रैशनल डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं प्रोज एंड कॉन्स को,
इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग जो कि एक्सपीरियंस और इंस्टिंक्ट के बेस पे लगता है। तब जब भी एक्सपीरियंस के बेस पे लगता है तो हम कब लेते हैं उसको, जो हमें क्विक एक्शंस करने होते हैं, तब हम क्या करते हैं, किसी एक इंसान के एक्सपीरियंस या किसी कमिटी के एक्सपीरियंस और इंस्टिंक्ट पर उस डिसीजन को लेते हैं, तो उसे बोलते हैं इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि जब ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं कलेक्टिवली कोई डिसीजन लेते हैं टू इंश्योर बेटर जजमेंट, ताकि बेटर जजमेंट पास हो सके, ठीक है, जिसका वाइडर पर्सपेक्टिव हो और बैलेंस आउटकम निकले, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ताकि पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को इफेक्टिव बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है ये टेक्निक्स। तो ये कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो ग्रुप डिसीजन करते वक्त हम लेते हैं, का यूज़ हम करते हैं। तो सबसे पहले है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि जिसमें ग्रुप का हर मेंबर क्या है, फ्रीली अपने आइडियाज सजेस्ट कर सकता है, और जब फ्रीली आइडियाज सजेस्ट करेंगे तो उसको कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करता है, और क्रिएटिविटी और इनोवेशन को एनकरेज करते हैं। डेल्फी टेक्निक है दूसरी। डेल्फी टेक्निक का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक्सपर्ट अपने ओपिनियंस को देते हैं, एक्सपर्ट अपने ओपिनियन देते हैं, ठीक है, और मल्टीपल राउंड्स में देते हैं, जिससे क्या होता है, फेस टू फेस कोई डिस्कशन नहीं होता और जिससे बायस और डोमिनेंस जो होता है वो कम होता है। उसके बाद में है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में क्या होता है कि हर जो मेंबर है वो अपने आइडियाज़ को लिखता है इंडिविजुअली, और फिर जो आइडियाज़ हैं उनको डिस्कस किया जाता है और उनको रैंक किया जाता है कि हाँ इस आइडिया को हम फर्स्ट रैंक पर रखते हैं, थर्ड पर, इस तरीके से, ताकि इक्वल पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। और फिर उसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं बेस्ट प्रोजेक्ट प्रपोजल को। उसके बाद में कमिटी टेक्निक। कमिटी टेक्निक में क्या होता है कि जो डिसीजन होते हैं वो फॉर्मल कमिटीज़ के थ्रू लिए जाते हैं, जो भी पॉलिसीज और स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए जाते हैं उनके लिए बेस्ट टेक्निक है, जैसे कि नाबार्ड के बोर्ड डिसीजन। आगे हम देखेंगे, आगे क्या है, आगे है कंसेंसस डिसीजन मेकिंग। कंसेंसस का मतलब क्या होता है कि सभी लोग उसको एक्सेप्ट करें, तो डिसीजन जो कि सब लोग एक्सेप्ट करते हैं उनको बोलते हैं कंसेंसस डिसीजन मेकिंग। और इसमें क्या होता है कि यूनिटी और कोऑपरेशन को प्रमोट करता है ये, जैसे कि कम्युनिटी लेवल एसएचजी डिसीजन जो होते हैं। वोटिंग टेक्निक, जिसमें हम वोट करते हैं, मेंबर्स क्या करते हैं, वोट करते हैं किसी ऑप्शन को, और ये फास्ट और सिंपल होता है। मेजॉरिटी रूल जो होता है, मेजॉरिटी रूल है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले उसको उसका ऑप्शन क्या होगा, बेस्ट माना जाएगा। आगे है इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग, जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग के थ्रू जो हम डिसीजन लेते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग कहाँ पे करते हैं, गूगल मीट और जूम वगैरह पर। इसमें फिजिकल अवेलेबिलिटी की कोई नीड नहीं होती है और ये मोस्टली यूज होता है रिमोट वर्कर्स जो अलग अलग जगह पर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम पार्टिसिपेटिव डिसीजन, जिसमें कि एम्प्लॉयज और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और ये क्या इम्प्रूव करता है, एक्सेप्टेंस एंड मोरल इम्प्रूव करता है। जैसे कि फार्मर्स की जो स्कीम है, इन्वॉल्विंग फार्मर्स इन इस स्कीम इम्प्लीमेंटेशन की, मतलब फार्मर से रिलेटेड कोई स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने में फार्मर्स को भी इन्वॉल्व करा, तो ये पार्टिसिपेटिव है कि दोनों पार्टीज के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें। आगे है हमारा कि डिसीजन मेकिंग के स्टाइल क्या क्या है। डिसीजन मेकिंग के स्टाइल क्या क्या है कि एक होता है ऑटोक्रेटिक डिसीजन। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि जो सिंगल अथॉरिटी है, अथॉरिटेरियन रिजीम है, तो जो डिसीजन है जो कि सिंगल अथॉरिटी जब लेती है तो उसको ऑटोक्रेटिक बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि सिंगल अथॉरिटी ले रही है और वो किसी से भी कंसल्ट नहीं कर रही है, फास्ट है बट लेस पार्टिसिपेटिव, कोई इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। जैसे कि इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हो गए जो सीनियर ऑफिसर लेते हैं, तो वो ऑटोक्रेटिक हो गए। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें सबॉर्डिनेट और स्टेक होल्डर्स दोनों पार्टीज को इन्वॉल्व करा जाए, तो इसमें क्या होता है कि एक्सेप्टेंस और मोरल को इम्प्रूव करता है और डिस्कशन और सजेशन को इंक्रीज करता है। उसके बाद में कंसेप्चुअल डिसीजन मेकिंग, जिसमें बिग पिक्चर पर फोकस करता है। ये क्या है, इनोवेटिव, क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक है, और ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। जैसे कि न्यू रूरल डेवलपमेंट स्कीम को अगर डिज़ाइन करना है तो कंसेप्चुअल मतलब कंसेप्ट के बेस पर जब हम डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लानिंग बना रहे हैं, नबार्ड जो बना रहा है तो कंसेप्चुअल डिसीजन मेकिंग का यूज़ कर रहा है। आगे है एनालिटिकल। एनालिटिकल भी क्या होता है, जो कि फैक्ट्स और डेटा पर जो फैक्ट्स और डेटा को यूज़ करता है, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करता है, और ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है बट एक्यूरेट होता है, क्योंकि एक्यूरेसी नीड्स टाइम, ठीक है।
आगे है बिहेवियरल। बिहेवियरल क्या होता है, जो कि फीलिंग, एटीट्यूड और मोराल को कंसिडर करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मोर पीपल ओरिएंटेड, मतलब कि जो लोगों की फीलिंग्स हैं और मोराल है, उनका जो एटीट्यूड है उस पे उसको ज़्यादा फोकस करता है, तो ये पीपल ओरिएंटेड जो है स्टाइल। आगे है कि डिसीजन मेकिंग के मॉडल क्या क्या है। डिसीजन मेकिंग के मॉडल हैं, एक तो है रैशनल मॉडल। रैशनल मॉडल में क्या होता है कि जो डिसीजन मेकर है वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को, फिर उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करता है, जो हमने पहले पढ़ा कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन डायग्नोस, देन इवेल्युएट, जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको जनरेट करना, फिर इवेल्युएट करना। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें करते हैं, और डेटा ड्राइवन है कि डेटा के थ्रू सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कि इवेल्युएट करना लोन एप्लीकेशंस को यूजिंग क्रेडिट स्कोर एंड फाइनेंशियल डेटा। आगे है बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल, हर्बर्ट साइमन। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, लिमिटेड बाय टाइम और इंफॉर्मेशन और कॉग्निटिव कैपेसिटी, इन सब ये सारी चीज़ें इसमें लिमिटेड होती हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं, जो सबसे जो सेटिस्फाइंग ऑप्शन है उसको चूज करते हैं। ठीक है, ये इसके फीचर्स क्या है कि ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, इजी अप्रोच है, रियलिस्टिक है ना, हम इसको इजीली कर सकते हैं। आगे है कि इंट्यूटिव मॉडल क्या होता है, जो कि एक्सपीरियंस के बेस पर होता है, जो कि हमें क्विक एक्शन से जब लेने पड़ते हैं वो तब आता है, जो कि हमारी गट फीलिंग और इंस्टिंक्ट्स पे भी बेस्ड होता है। फास्ट होता है, यूजफुल होता है अनसर्टेन सिचुएशंस के लिए, और ये इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए होता है, मतलब कि एक्सपीरियंस हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तब तो हम क्विक एक्शंस ले सकते हैं, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पर क्विक एक्शंस लेना। रिकॉग्निशन प्राइम्ड डिसीजन, जो कि कॉम्बिनेशन है, कंबाइन करता है एक्सपीरियंस और पैटर्न रिकॉग्निशन को, ताकि डिसीजन को क्विकली लिया जा सके इन रियल लाइफ सिचुएशन। ये एक्सपर्ट बेस्ड है और सिचुएशनल भी है, फास्ट भी है। और ब्रूम-यर्टन मॉडल क्या है, जो कि सिचुएशन बेस्ड है और एडजस्ट करता है डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी पर ये एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। फोकस करता है कि क्वालिटी डिसीजन लिया जाए, और एम्फेसाइज करता है टाइम इम्पोर्टेंस एंड ग्रुप डिसीजन। नेक्स्ट इज बाइसेस इन डिसीजन मेकिंग। बाइसेस का मतलब क्या होता है, पक्षपात, मतलब जो भी बाइसेस होते हैं वो सारी चीजें, उनके टाइप्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले एंकरिंग बाइस। एंकरिंग बाइस का मतलब क्या होता है, जो एंकर होते हैं, जो कि फर्स्ट न्यूज उन्हें मिली और वो देना शुरू कर देते हैं, तो इसी तरीके से फर्स्ट जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वही पकड़ ली, ठीक है, और विदाउट अभी का जो अपडेट जो चल रहा है उसको ध्यान में नहीं रखते, ठीक है, जो फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करना। फॉर एग्जाम्पल, लोन को अप्रूव कर देना ऑन इनिशियल असाइनमेंट, जो पहले का असाइनमेंट था, ठीक है, उसकी जो पहले की इंफॉर्मेशन थी उसके बेस पर अभी लोन को अप्रूव कर देना विदाउट रिव्यूइंग अपडेटेड डेटा को रिव्यू करे बिना। कंफर्मेशन बायस क्या होता है कि जो बिलीफ है, जो एग्जिस्टिंग बिलीफ है उनको सपोर्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन सीख करना, और जो उनका जो डेटा है, जो कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा है, मतलब कि जो उस बिलीफ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसको उसके अगेंस्ट बोल रहा है, उसको इग्नोर करना। जैसे कि बिलीफ क्या है कि कोऑपरेटिव क्या है, एफिशिएंट है, तो कोऑपरेटिव हमेशा क्या एफिशिएंट ही होगा, और जबकि हमारे पास एविडेंस है मिसमैनेजमेंट का, उसको इग्नोर करना और ये बिलीफ रखना कि कोऑपरेटिव क्या है, एफिशिएंट है। दूसरा है ओवर कॉन्फिडेंस की, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना अपने आप पर, अपनी नॉलेज पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना, जैसे कि ऑफिसर जो है अप्रूव कर रहा है हाई रिस्क लोन, मतलब जो उसकी पास्ट की सक्सेस है उसके बेस पर वो अभी हाई रिस्क लोन जो है उसको भी अप्रूव कर रहा है, ठीक है। रिसेंसी बाइस क्या है कि मतलब जो रिसेंट में इवेंट्स हुए हैं उनको जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, उनको उन पे ज़्यादा रिलाई करना, ठीक है, रेदर देन हिस्टोरिकल डेटा। तो मतलब रिएक्टिंग टू लास्ट मंथ्स गुड क्रॉप यील्ड एंड इग्नोरिंग लॉन्ग टर्म पैटर्न्स। तो मतलब जो लॉन्ग टर्म से जो भले ही बेकार यील्ड चल आ रही थी, क्रॉप अच्छी नहीं हो रही थी, ठीक है, उसको इग्नोर करना, और अभी पिछले महीने में अच्छी हो गई तो उस पर ज़्यादा रिएक्ट करना, उसको इम्पोर्टेंस देना। अवेलेबिलिटी बाइस क्या होता है, अवेलेबिलिटी बाइस होता है कि जो डिसीजन होते हैं इन्फ्लुएंस्ड होते हैं इजीली रिकॉल्ड इन्फॉर्मेशन रेदर देन ऑल रेलेवेंट डेटा, मतलब कि जो इजीली हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे इन्फ्लुएंस हो जाए जो,
ठीक है, जैसे कि क्या है, उसी के जैसा कोई सिमिलर प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गया तो हमने क्या है उस प्रोजेक्ट को फंडिंग कर दी विदाउट इग्नोरिंग, मतलब कि और हमने क्या करा, फेलर्स को इग्नोर किया। ठीक है, वो फेल भी तो हो सकता है बट हमने देखा कि हाँ उस तरीके का टाइप का जो इवेंट है वो अभी सक्सेसफुल है तो हमने उसको फंड कर दिया। आगे संक कोस्ट फॉलिसी। संक कोस्ट फॉलिसी क्या होता है, जो कि प्रोजेक्ट को, जैसे कंटिन्यूइंग अ प्रोजेक्ट ड्यू टू पास्ट इन्वेस्टमेंट डिस्पाइट नेगेटिव आउटकम्स, मतलब कि जो पास्ट इन्वेस्टमेंट है उसके उस प्रोजेक्ट को क्या है आप कंटिन्यू करे जा रहे हो, जो कि जबकि नेगेटिव आउटकम्स मिल रहे हैं तब भी आप उसको कंटिन्यू करे जाओ, तो संक कोस्ट पॉलिसी बोलते हैं इसको। कंटिन्यूइंग फंडिंग अ फेलिंग रूरल स्कीम, जो कि रूरल स्कीम है जो कि फेल हो रही है उसको कंटिन्यू फंडिंग करना। ठीक है, हालो इफेक्ट क्या होता है, हालो इफेक्ट होता है अलाइंग वन पॉजिटिव ट्रेड टू ओवरशैडो अदर एस्पेक्ट, मतलब कि एक अच्छाई से बाकी सारी जो वीकनेस है, जो भी फेलर्स हैं वो सबको छुपा देना। अप्रूविंग अ लोन टू अ फेमस फार्मर, जो कि एक फेमस फार्मर है, उसका ये एक पॉजिटिव ट्रेट है कि वो फेमस है और हम उसको क्या कर रहे हैं, जो उसके वीक फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हालो इफेक्ट। फ्रेमिंग इफेक्ट क्या है, फ्रेमिंग इफेक्ट होता है कि जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय द वे इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट, जैसे इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करा जाता है उस तरीके से वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जैसे बोला जा रहा है कि 90% सक्सेस रेट है तो हाँ डिसीजन उससे इन्फ्लुएंस हो गए, 10% फेलर रेट है डिसीजन उससे इन्फ्लुएंस हो गया, मतलब कि रैशनली थिंकिंग यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, अब बाइस को रिड्यूस कैसे करेंगे कि कलेक्ट करेंगे, मतलब कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और ऑल्टरनेटिव्स, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स को कंसिडर करना और एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना। ठीक है, और क्रिटिकल थिंकिंग और डिबेट को एनकरेज करना और डिसीजन मेकिंग के स्ट्रक्चर टूल को यूज करना। ठीक है, जैसे डिसीजन ट्री और CBS, SWOT, ये सारे टूल्स को यूज करना। सो हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और जितनी भी चीज़ें थी जो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड थी, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थी, वो सारी चीज़ें मैंने कवर करी हैं और ये लास्ट मिनट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव वीडियो है। इफ़ यू हैव एन एग्ज़ाम, ठीक है, अभी रिसेंट में अगर है, जैसे कि अभी नाबार्ड का है 2 दिन, एक दिन बाद, ठीक है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।